Good morning, students of 11th class. Welcome to your accounts class in your first chapter, uh, Introduction to Accounting. I already taught you about the concept of accountancy, what are the different attributes of accounts, and what do you mean by advantages of accountancy, different objective of accounts. All are explained to you. Now let us take the rest of the chapters of Introduction to Accounting. Functions of accounting, objectives of accounting, advantages of accounting, आप सब पढ़ेंगे, आप देखेंगे सब कुछ सेम सही है. अगर आपने एक चीज़ लर्न कर रखी है तो आपको आगे लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने एक चीज़ समझ ली है. जैसे इसी में लीजिए, देखिए फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स. अब अकाउंटिंग का क्या मेन फंक्शंस हो सकता है? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अब मेंटेन करता है, सिस्टमेटिक का मतलब होता है यहाँ पर डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स. एक एक रिकॉर्ड को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है. एक पहले डेट वाइज होंगे, फिर दूसरे रिकॉर्ड्स होंगे. इस मतलब हर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, ताकि आगे जब उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उनको जब भी ज़रूरत पड़े उनको यूटिलाइज कर सकें, उनको यूज कर सकें, देख सकें, किसी भी इंफॉर्मेशन हम ले सकें. तो ये है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी फॉर्म के लिए उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी बैलेंस शीट दर्शाती हैं. अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई जाती है और बैलेंस शीट के अंदर कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटीज शो की जाती हैं. कोई भी पर्सन का, अगर कंपनी की कोई भी बाहर का, ये कंपनी से रिलेटेड कोई भी पर्सन कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानना चाहता है तो वो कंपनी की बैलेंस शीट को देखता है. तो यहाँ पर उसका नेक्स्ट फंक्शन है प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देन मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट. थर्ड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लीगल रिक्वायरमेंट. लीगल मतलब कानूनी तौर पर क्या ज़रूरत है उसको मतलब गवर्नमेंट ने अपने एक्ट में, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, इन्होंने कंपलसरी कर रखा है कंपनियों के लिए कि वो कुछ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखें. क्योंकि जीएसटी में जो उसने कलेक्ट किया है जीएसटी या जिसने पेमेंट किया उसके बाद उसे गवर्नमेंट ट्रेजरी में उसे जमा कराना पड़ता है जीएसटी को. इसी तरह इनकम टैक्स एक्ट ने कंपलसरी कर रखा है. कंपनी एक्ट ने बहुत से अकाउंट्स में मतलब आपको टैक्स कंपनी को टैक्स लगाने पड़ते हैं, प्रोविज़न डिफरेंट रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं. तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके लिए ज़रूरी होती है. मतलब अकाउंट्स उसे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लीगली, जो गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होती है. अगर उसने पूरे अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं तो वो इजीली प्रोवाइड किए जा सकते हैं. कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फोर्थ पॉइंट इज़, तो जो कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट किसको किया जाता है? जो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग के, जो मैंने आपको अभी पढ़ाऊंगी मैं आपको कौन कौन से यूज़र्स होते हैं. कुछ मैंने आपको बताए भी हैं, जैसे कंपनी का ऑनर होता है, कंपनी की मैनेजमेंट होती है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं और बैंक वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं. इनको डिफरेंट काम मतलब इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है अपने अपने पर्पस के लिए. जैसे कि अभी मैं आपको ऊपर बता रही थी लीगल रिक्वायरमेंट में कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं उसे कंपनी पर टैक्स लगाना है, तो वहाँ पर उसे कंपनी की ये देखनी होगी कि कितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है. इसी तरह बैंक है, बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए पहले कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं वो लोग. क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को कंपनी को अगर क्रेडिट पर गुड्स रॉ मटेरियल मतलब गुड्स प्रोवाइड करने हैं तो पहले वो क्रेडिट वर्थीनेस देखती है कंपनी की कैसी है, तभी प्रोवाइड करते हैं. तो कम्युनिकेट करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिफरेंट यूज़र्स को. उन्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. फिफ्थ फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट को क्या है? मैनेजमेंट कौन होता है? मैनेजमेंट वो होता है जो डिफरेंट डिसीजंस लेता है हर चीज़ के लिए. एम्प्लॉयज़ के लिए भी हो सकता है, कंपनी के लिए भी हो सकता है, सेल्स के लिए, परचेज के लिए. तो उसको
कहाँ से ये डिसीजंस लेने, ऐसे तो नहीं है कि वो आंख बंद करके कोई भी डिसीजन ले लेगा। पहले उसके सामने डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, कंपनी के डिफरेंट डेटा उसके सामने रखे जाते हैं, उसके आधार पर वो डिसीजंस लेता है। तो वो डेटा या वो स्टेटमेंट कहाँ से आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, मतलब अकाउंटिंग के थ्रू वो प्रोवाइड करता है उसे सारी इंफॉर्मेशन, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके थ्रू कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफरेंट डिसीजंस लेता है। अब हमारा नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब एडवांटेजेस क्या हो गए, देखिए यही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाई। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, बिजनेस की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल का मतलब रिलेटेड टू मनी। अकाउंट्स में वैसे भी सारी वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है जो रिलेटेड टू मनी होती है, मनी से रिलेटेड, तो मनी से रिलेटेड मतलब सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, अकाउंटिंग में मिलेगी, उनको रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट वही आ गया असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करना, मतलब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करना। मैनेजमेंट डिफरेंट डिसीजन लेता है, डिफरेंट डिसीजन लेने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ये अकाउंटिंग का फर्स्ट पर्पस होता है। देन है रिप्लेस मेमोरी, मतलब कोई भी चीज़ आप याद नहीं रख सकते। अब एक दिन में न जाने कितनी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर होती हैं, क्या एक अकाउंटेंट या कोई भी पर्सन या ऑनर या मैनेजमेंट क्या उन्हें याद रख सकता, नहीं। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिख कर रखी जाती है। मेंटेनिंग, अभी आपको बताया था ना, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस लिए रखा जाता है, रिप्लेस मेमोरी। क्योंकि मेमोरी को जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है आप तुरंत उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए आपने गुड्स उधार खरीदे हैं या बेचे हैं, एक महीने में 2 या 3 बार एक कस्टमर से आपकी डीलिंग, सप्लायर से आपकी डीलिंग होती है, तो वो आप लिखते रहते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड कर लिए, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तब आप निकाल कर देख सकते हैं कि कितनी पेमेंट करनी है, पेमेंट रिसीव करनी है। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब कंपैरेटिव स्टडी, आप खुद देखिए, आप का जब आपका रिजल्ट आता है तो आप दूसरे से उसको कंपैरिजन करते हैं। आप ये देखते हैं कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे ज़्यादा नंबर लिए हैं या कम लिए हैं, या इसी तरह आपके 2 या 3 बार जब टेस्ट होते हैं, अपने टेस्ट को, यूनिट टेस्ट को आप आपस में भी कंपैरिजन करते हैं कि पिछले साल या लास्ट ईयर की यूनिट टेस्ट से मेरे इस बार के नंबर कम आए हैं या ज़्यादा आए। कारण क्या होता है, ये आपको हेल्प करते हैं आपके जो आप में कमियां रह गई, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसको आप और अच्छी तरह से कर सकें। तो ये एक फर्म के लिए होता है। फर्म भी तो अपने इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन करती है, मतलब दूसरी फर्म से भी अपनी फर्म को कंपैरिजन करती है और अपनी फर्म के पिछले साल के रिकॉर्ड या अभी पिछली जो 3 मंथ्स के रिकॉर्ड थे उनका कंपैरिजन करती है। तो वो उसको हेल्प करती है उनकी कमियों को दूर करने के लिए। देन है आपका फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। ये भी मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि जो टैक्स लाइबिलिटी है, जो उसे टैक्स की पेमेंट करनी है, टैक्स किस पर लगता है, उसकी प्रॉफिट पर लगता है। इसी तरह जीएसटी भी हो सकता है, जो उसने जीएसटी कलेक्ट की है, पेमेंट की उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वो सारे रिकॉर्ड्स अगर उसके पास होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो टैक्स की लाइबिलिटी की पेमेंट की जाती है। फैसिलिटेट्स लोन, अब उसे लोन लेना है तो कहाँ से लेना है, बैंक से या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो लोन लेने के लिए उसे बैंक उसको ऐसी लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, पहले उसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोन बैंक के सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है, बैंक उसके बाद ही उसे लोन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर लोन लेने के लिए उसकी हेल्प कौन करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में एविडेंस प्रोवाइड करना। कोर्ट में आप देखिए एविडेंस कोई भी हो सकता है। कोर्ट के अंदर अगर किसी तरह की एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, एविडेंस का मतलब ये मतलब कोई भी प्रूफ आपका, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी हैं तो आप उनको कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। आप एज एन एविडेंस, आप पर किसी ने कोर्ट पर केस किया है, कोई भी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल, आपने सब कुछ लिख कर, आपके पास इंफॉर्मेशन है, फाइनेंस मतलब आपने पूरी अकाउंटिंग अपनी कंप्लीट कर रखी है, तो वो कोर्ट में एज एन एविडेंस भी प्रस्तुत की जा सकती है। फैसिलिटेट सेल ऑफ द बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस बेच रहे हैं, तो अब बेचते टाइम आपको एक मतलब सॉलिड
उसकी कीमत मिले। इसके लिए क्या ज़रूरी होती है कि आपकी असेट्स और लाइबिलिटी कितनी है, उस ये सब सामने वाला तभी तो आपकी कीमत पे करेगा कि आप उसे पता हो कि आपकी फर्म की असेट्स कितनी है या लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कितनी करनी है। तो ये आपकी हेल्प करता है, फैसिलिटेट्स टू आपको बिजनेस को बेचने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लीजिए, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी क्या होता है ये मैंने आपको क्लियर किया था, एक वर्ड इंसॉल्वेंसी मीन्स the insolvency, the person who is able to pay his debt, that is called solvent, and not payable his debt is called insolvent। अगर insolvent होता है फर्म, कोई insolvent हो जाती है तो फर्म इंसॉल्वेंट का मतलब है कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ हैं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो अपनी असेट्स को बेच कर भी उसकी पेमेंट नहीं कर पाएगी। तो फर्म के लिए अच्छा रहता है कि वो अपने आप को कोर्ट में जाकर इंसॉल्वेंट घोषित करा ले, डिक्लेयर करा ले। ऐसा करने से इसको फ़ायदा क्या होता है कि वो जो क्रेडिटर्स रोज़ रोज़ उसके दरवाजे को आके खटखटाते हैं और रोज़ उससे पेमेंट मांगते हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर वो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू कोर्ट ये देखती है कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स है जिसे बेच करके उसकी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट होने की कंडीशंस में मतलब कंपनी को जो कोर्ट है वो उसको इंसॉल्वेंट घोषित तब करती है जब उसकी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कराकर अब कोर्ट को सब कुछ सौंप देती है, जो कोर्ट ने एक ऑफिशियल रिसीवर डिक्लेयर किया होता है, अपॉइंट करती है, जो कि उसकी एसेट्स को बेचकर उसकी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करेगा उनकी प्रोपोर्शन में। जिस प्रोपोर्शन में उसकी एसेट्स है उस प्रोपोर्शन में उसकी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की जाती है। मान लीजिए 10 लाख की उसकी लाइबिलिटीज़ है और 20 लाख की उसकी लाइबिलिटीज़ है और 10 लाख की उसकी एसेट्स हैं। तो अब 10 लाख की एसेट्स में से 20 लाख की लाइबिलिटीज़ तो पूरी नहीं की जा सकती। तो फिर क्या करेगी कोर्ट? कोर्ट का जो ऑफिशियल रिसीवर होता है वो क्या करता है कि उस प्रोपोर्शन में पे करता है। मान लीजिए जिसको 10 लाख पे करने उसे 5 लाख पे करेगा, मतलब 2:1 की रेशो यहाँ निकल कर आ रही है। तो जहाँ पर उसके दो लाइबिलिटी एक असेट्स की इक्वल है, तो हाफ पेमेंट की जाएगी हर एक क्रेडिटर्स को या लाइबिलिटीज़ को। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होते हैं? पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप के अंदर ये होता है कि कोई नया पार्टनर आपके बिजनेस में आ रहा है, कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, या कोई पार्टनर किसी फर्म को आप डिसॉल्व कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई नया आने वाला पार्टनर को आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है, कितनी कैपिटल लाएगा, तो वो उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कितनी गुडविल लाएगा, जाने वाला पार्टनर कितना लेकर के जाएगा जो रिटायर हो रहा है, ये डेथ होने की कंडीशन में आप उसके घर वालों को कितना पे करोगे, ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है कि उसका कितना शेयर आपकी फर्म में लगा हुआ है जो उसे पे करना है आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो ये था आपका। और आप ले लीजिए हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब डिफरेंट डिसीजंस फर्म को लेने हैं तो वो कहाँ से लेंगे, चाहे वो मैनेजमेंट ले रहा हो या कोई और ऑनर ले रहा हो या और अदर किसी पर्सन्स को डिसीजंस लेने के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे आपके एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने अभी आपको पढ़ाए। इससे पहले आप सारे पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आपने इससे पहले एडवांटेजेस से पहले फंक्शंस में, और इसमें आपको सेम से ही पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे। हमारा लास्ट टॉपिक और रह गया है इस चैप्टर में। तो अभी तो इसके बाद और भी है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर तक मैं ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट कर दूंगी। अब हम ले लेते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, जहाँ पर हम अभी इतने सारे फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस देख रहे हैं कि इतने सारे एडवांटेजेस होते हैं, आपको लगता होगा कि क्या इसके कोई लॉस नहीं है, क्या कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ड्रॉबैक पॉइंट है इसके। The first is accounting is not fully exact। fully exact का मतलब है जो अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं
क्या वो फुली एग्जैक्ट होंगे? मतलब आपने जो भी कुछ मतलब बनाया है वो फुली एग्जैक्ट है? सॉरी, इसमें मैं आपको ओके, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो आवाज़ ही सुन लीजिए, कोई बात नहीं। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंट्स में हम बहुत कुछ एंटिसिपेशन पर आधारित होता है। एंटिसिपेशन मतलब अनुमान, बहुत कुछ हम अनुमान लगाते हैं। जैसे कि हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जैसे प्रोविज़न हम डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, मतलब जो डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब है वो डेटर्स जो हमारी पेमेंट नहीं करेंगे। डेटर्स का तो मीनिंग आप समझते ही हैं। डेटर्स मतलब जो हमने जिसको गुड्स उधार बेच रखे हैं, तो यहाँ पर डेटर्स वो हो गए जिन्होंने हमें पैसा देना है। अब हमने गुड्स उधार बेच दिए, तो आप ये मान कर चलते हैं उनमें से कुछ डेटर्स ऐसे भी होंगे जो आपको पेमेंट नहीं करेंगे, तो उनका एंटिसिपेशन हम करते हैं, अनुमान लगाते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया था जैसे डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन में मैंने मान लीजिए मेरी 10 लाख की बिल्डिंग है, इस साल मैंने 1 लाख की डेप्रिशिएट कर दी, तो क्या ज़रूरी है कि मेरी 1 लाख की ही बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई होगी? इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो क्लियर, तो हम जो अकाउंट आर नॉट फुली एग्जैक्ट, मतलब हमने जो एंटिसिपेशंस किए हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में एंटिसिपेशंस करने पड़ते हैं, वो फुली एग्जैक्ट होंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए जो हमने उसके आधार पर हमने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो भी गलत हो सकते हैं। ठीक, क्लियर ना? उसके बाद है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अब रियल और अनरियल, ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे। रियल का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें रियल में नहीं होती हैं, वो एक्चुअली में जो इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई जा रही है वो रियल ही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम एंटिसिपेशंस करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर आधारित है वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होती हैं, तो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं वो। उसके बाद आप नेक्स्ट लीजिए, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटी से मतलब क्वालिटी एस्पेक्ट को नहीं दिखाता है। क्वालिटी एस्पेक्ट का मतलब है कि जैसे इस बार प्रॉफिट्स इसलिए ज़्यादा अच्छे हुए कि मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे डिसीजन लिए, मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट था। अब मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की वजह से प्रॉफिट हुआ, ये तो कहीं भी नहीं लिखा जाएगा। ये कहाँ रिकॉर्ड किया आपने? हाँ, प्रॉफिट आप रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, फर्म को लॉस हो गया, क्यों लॉस हो गया? क्योंकि अब 1 महीने के लिए फर्म की लेबर छुट्टी स्ट्राइक कर दी, लॉकआउट हो गया फैक्ट्री में, लेबर में और मैनेजमेंट के अंदर किसी बात के ऊपर कन्फ्लिक्ट्स हो गए, जिसकी वजह से लेबर वर्कआउट कर गई, मतलब उन्होंने वर्क नहीं किया, स्ट्राइक कर दी, या फिर आप कह दीजिए लॉकआउट हो गया। अब फर्म को काफ़ी लॉस हो गया। तो ये जो क्वालिटी थी, मतलब किस वजह से लॉस हुआ ये हम कहीं नहीं दिखाएंगे, लॉस हुआ केवल यही दिखाया जाएगा। तो ये था हमारा। और अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अब प्राइस लेवल चेंजेस का क्या मतलब है कि अब हम जो अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड हम दिखा रहे हैं, क्या वो हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू? अब देखिए, हमने कंसेप्ट में पढ़ा था, हमारा प्रिंसिपल था हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। वो ये बताता है कि हमें अपनी जो जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाना है। मतलब जो इस कॉस्ट पर हमने एक्वायर्ड किया था अपनी एसेट्स को लेस डेप्रिसिएशन करने के बाद। मान लीजिए 10 साल पहले मैंने अपनी बिल्डिंग 10 लाख की खरीदी थी, डेप्रिशिएट होने के बाद वो आज 4 लाख की बची हुई है, तो क्या वास्तव में उसकी बिल्डिंग का जो प्राइस है बाहर मार्केट में अगर मैं देखती हूँ क्या 4 लाख की है? नहीं, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये क्या हुआ कि अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। जो प्राइस लेवल है चेंज हो रहा है वो चीज़ नहीं दिखाई जाती है। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन करूँगी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार कहा जाता है कि जो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में विच एवर इज लेस उस पर करना पड़ता है हमें। तो क्या वो मार्केट प्राइस बिल्कुल एग्जैक्ट है, उससे रिलेटेड है? ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हर चीज़ को, हर सेट्स को हम कॉस्ट प्राइस हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाते हैं जो मार्केट वैल्यू से डिफर होती है। अब लास्ट इसका ड्रॉबैक पॉइंट है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होती है कि जो एक्चुअली में अपने अकाउंट्स को इस तरह से मैनिपुलेट करना कि एक्चुअली में जो कंडीशन उसकी है उससे अच्छा दिखाना, ताकि सामने वाले खुश हो जाएं देखकर, मतलब सामने वाले को रिझाना। एक अकाउंटेंट चाहे तो वो अपनी फर्म के अकाउंट्स को इस तरह से दिखा सकता है जो एक्चुअली में है उससे बेटर दिखा सकता है। तो इसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। सामने वाले को मतलब रिझाने के लिए अपनी अकाउंटिंग फर्म्स को
रिकॉर्ड को इस तरह से मैनिपुलेट कीजिए, मतलब इस तरह से तोड़ मरोड़ कर आप दिखाते हैं कि वो सामने वाले को लगे कि वो एक्चुअली में जो है उससे बेटर आपने दिखा दी है। तो ये होता है विंडो ड्रेसिंग करना। मतलब आप अकाउंटेंट चाहे तो आप विंडो ड्रेसिंग के थ्रू वो अपनी फॉर्म को ज़्यादा बेटर दिखा सकता है, एक्चुअली में जो उसकी एक्चुअल कंडीशन है उससे बेटर। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इन्हें एक बार पढ़ लीजिए। पहली मैंने बताई इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, जो मतलब जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दिखाई है वो फुली हो, क्योंकि हम कुछ एंटिसिपेशंस करते हैं। उसके बाद देखा अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, कई बार बहुत सी इन्फॉर्मेशन रियल में नहीं होती है जो हम उसमें दिखाते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटी को इग्नोर करता है। और नेक्स्ट है हमारा प्राइस लेवल को भी इग्नोर करता है, जो प्राइस मार्केट का प्राइस वैल्यू वो नहीं दिखाता है। और विंडो ड्रेसिंग का मतलब उनको मैनिपुलेट करके इस तरह से शो करता है कि एक्चुअली में अपनी कंडीशंस एक्चुअल कंडीशन से बेटर दिखाता है वो। तो ये थी हमारी डिफरेंट करेक्टर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके गाइस, कीप रिवीजन ऑफ योर वर्क, रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपने ये वाली क्लास को आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लूँगी, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स हैं और जो भी छोटी मोटी टॉपिक्स हैं वो कवर कर लूँगी। और ये आपके PT1 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट्स को बड़े ध्यान से रख कर चलिएगा, क्योंकि आपके MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। MCQs के लिए आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ क्वेश्चन लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है इन्हें पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है, आपको पूरे पॉइंट सब चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास इन योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर।